हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जैव प्रक्रम से लिया गया है, जो कक्षा 10वीं के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। तो बच्चों, हम लोग पहले समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होता है। तो इसका मतलब तो फिक्स्ड है कि पत्तों में होता है, ठीक है। स्टोमेटा मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों के आदान प्रदान से संबंधित होता है, जिसमें विसरण की क्रिया होता है, ठीक है। पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि जो निकालते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं, उसके केवल थोड़े से अंश ही पादप शरीर में उपयोग होता है। पौधों में होने वाले यह क्रिया को ही हम लोग कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता, ठीक है। तो अगला देखते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो वो जो ऑप्शन है 100 mg, 20 mg, 30 mg और 40 mg। तो बच्चों, यूरिया में जो यूरिया है, यानी कि यकृत में जो यूरिया का निर्माण होता है, वो प्रोटीन और एमिनो एसिड के टूटने से होता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ने से किडनी फेल होने का खतरा भी रहता है। किडनी खराब होने का बड़ा कारण आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। ध्यान रहे कि दोनों किडनी के साथ, यानी दोनों एक साथ खराब होती है, तभी यूरिन और क्रेटिनिन का स्तर बढ़ता है। तो जो इससे हम लोग को ये सीख मिलता है कि अगर यूरिन और क्रेटिनिन का स्तर बढ़ा है, अगर बढ़ गया है, तो समझ लेना कि किडनी खराब हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है मानव रक्त में यूरिया की तो मात्रा होता है वो 20 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो अगला है, श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो वो जो ऑप्शन है 20%, 40%, 60% और 80%। तो बच्चों, श्वसन क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जब किसी क्रिया के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह एक ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। और इसमें 20% ताप के रूप में निष्कासित होती है, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, ठीक है। तो अगला है, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से, ठीक है बच्चों। तो ये विक्र क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, ठीक है। विक्र में, यानी कि मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग उत्सर्जन है जो संबंधित है। वे यूरिया को जमा करने और निकालने के लिए रक्त को छानते हैं, ठीक है। जो विक्र होता है वो यूरिया को जमा करने और निकालने के लिए रक्त को छानते हैं। गुर्दे आपके रीढ़ के दोनों ओर, आपकी पसलियों के नीचे और आपके पेट के पीछे सेम के आकार के अंगों की एक जोड़ी है। प्रत्येक गुर्दा लगभग 4 या 5 इंच लंबा होता है और मोटे तौर पर एक बड़ी मुट्ठी के आकार का होता है। तो बच्चों, जो मनुष्य का विक्र है ये संबंधित होता है उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? बच्चों, ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। नंबर 1 में परागन, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। यानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है, उस जो जल निकलता है उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो वायवीय भागों से जो जल निकलता है इससे हम लोग कहते हैं वाष्प उत्सर्जन, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है,
वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझते हैं पहले सभी सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। तो बच्चों यह जो प्रक्रम है इस प्रक्रम को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो बच्चों श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन और जो पोषण है सभी जीव के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है, पर ये जो श्वसन की क्रिया है ये सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो देखना है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं हरी भरी सब्जियाँ देख रहे हैं। ठीक है, और हरी भरी सब्जी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें से किसी में भी लाल रक्त कण नहीं पाया जाता है, वर्णी लवक। ठीक है, तो बच्चों हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करें क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, बादाम, काजू में मैग्नीशियम भरपूर होता है। सोयाबीन में, तिल, केला, मछली, एवोकाडो, टोफू मैग्नीशियम की अच्छे स्रोत है। गेहूं, अनाज मैग्नीशियम की अच्छे स्रोत है। तो बच्चों तो इसमें से क्या होगा? जो हरे पौधे में पाया जाता है ना, हरी सब्जी में अगर पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये सही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या? वो 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या 5 वेशम। तो जो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये वेशम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक है, तो दो मिलकर कितना वेलम हो जाएगा? वेशम, 4 वेशम हो जाएगा। तो जो यह हृदय के बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 आलिंद दायां बायां और 2 निलय दायां और बायां। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधों से क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं और भी अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो बच्चों ये जो कोशिका झिल्ली है ये परागमय, अपारगमय, अर्धपारगमय या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कोशिका झिल्ली जो है ना ये अर्धपारगमय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो बच्चों दही का जमना एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें एक विशिष्ट बैक्टीरिया दूध के कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो इनमें से जो है किण्वन अभिक्रिया जो एक जैविक अभिक्रिया है, तो किण्वन से जो है ना किण्वन की अभिक्रिया से दही दूध से दही बनता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जीवन की उपापचायिक क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। तो बच्चों यह विशिष्ट रचनात्मक उपापचायिक क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषमपोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, और इस पोषण की क्रिया में हम लोग को ये समझ में आता है कि इनमें से जो है हमें सभी को ज़रूरत है, ये सभी का ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये डायलिसिस होता क्या है पहले हम लोग इसको समझते हैं।
तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो किडनी की खराबी के कारण शरीर में एकत्रित अवशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालता है और संपूर्ण किडनी फेलोर या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या एक्यूट किडनी इंजरी के मरीजों के लिए डायलिसिस एक जीवन रक्षक तकनीक है। ठीक है बच्चों, तो नेफ्रॉन को डायलिसिस थैला कहते हैं और नेफ्रॉन को डायलिसिस थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेफ्रॉन की प्ले नुमा संरचना बायोमैन संपुट में स्थिर कोशिका गुच्छ की दीवारों से रक्त छानता है। रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण छन नहीं पाते तथा ग्लूकोज और लवण के अणु छोटे होने से छन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो मानव में डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि जब किडनी खराब हो जाता है तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है डायलिसिस के रूप में। ठीक है, तो बच्चों अगला है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है क्या? फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो बच्चों जो मछलियाँ हैं, मछलियों का जो मुख्य श्वसन का अंग है वो होता है गिल्स। ठीक है, तो पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए या फिर गैसों का आदान प्रदान के लिए पत्तियों में उपस्थित रंध्र यानी कि स्टोमेटा जिसको कहते हैं के द्वारा उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, जिसको हम लोग विसरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है प्रासरण है तो विसरण हो जाएगा हम लोग का सही आंसर ऑप्शन बी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो बच्चों इसमें दिख रहा है क्या कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वो हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? देखो कवक में जो है ना पोषण की विधि 3 होते हैं ऐसे। ठीक है, सहजीवी होता है, परजीवी होता है और एक होता है मृतजीवी। तो इनमें से कौन है? एक होता है सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी। तो इनमें से जो है सिर्फ है मृतजीवी। ठीक है, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा सही। तो अगला क्वेश्चन है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। हर कोई देखा होगा जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से क्या निकलता है? गोंद या फिर रेजिन निकलता है। ठीक है, जो रेजिन या गोंद है वो पुराने जाइलम में होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा हम लोग का इसका डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है बच्चों, तो अगला वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। तो जो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो बच्चों पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिक की और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्तधारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। तो बच्चों उपचयन यानी कि भोजन का पचना जो है वो उपचयन क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग का मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।